हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि स्टडी केयर में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी से संबंधित, ठीक है, हमारी बॉडी से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपकी बॉडी से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए होता क्या है कभी कभी कि हम लोग समझ बैठते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आप देखते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वही क्वेश्चन जिनको आप इग्नोर किए रहते हैं वही प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं, तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड यकीन कीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन जो होगा ये बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, ठीक है, मतलब आपका लिविंग साइंस जो है तो होता है पार्ट, उससे रिलेटेड होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, बाकी सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, ये सबको पता है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है, कि अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है, अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो अस्थियों कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है, ये बात आप सबको भली भांति पता है। उसके बाद सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो ये भी आपको पता होगा, स्टेपीज, ये बहुत ही मतलब हमेशा सुनाए क्वेश्चन होते हैं, आपको ये पता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सबसे लंबी अस्थि, तो सबसे लंबी अस्थि क्या है आपकी, फीमर, मतलब जो जांग में होती है। उसके बाद कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। अब ये कशेरुकाएं क्या होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये कशेरुकाएं क्या होती है, देखो यहाँ पर जैसे ये हमारा रीढ़ होता है, ठीक है ना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि क्या होता है, कुछ इस तरीके के हमारी इसमें रीढ़ में इस तरीके के कुछ शेप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो कोशिकाएं होती है इन्हीं को बोलते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों, तो इनकी संख्या जो होती है टोटल 23 होती है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 23 होती है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, सबसे लंबी पेशी, तो सबसे लंबी पेशी क्या होती है दोस्तों, सार्टोरियस, ठीक है, सबसे लंबी पेशी क्या होती है, सार्टोरियस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आगे के जो शुरुआती जो क्वेश्चन है बहुत ईजी हैं। अभी देखेंगे, अभी तो ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन का लेवल बहुत एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल से थोड़ा चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या करें, आपका सबसे बड़ी, मतलब सॉरी यहाँ पर कह रहा है बड़ी आंत की लंबाई, तो हमारी जो बड़ी वाली आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर, तकरीबन 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर होती है जो हमारी बड़ी वाली आंत की लंबाई होती है। उसके बाद यही हम लोग बात करते हैं कि जो छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6.25 मीटर होती है, कितनी होती है, 6.25 मीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर आगे आपका बोल रहा है कि यकृत का भार, और वो भी पुरुषों में, तो यकृत का भार कितना होता है दोस्तों, तो आप सबको पता होना चाहिए, यकृत का भार जो होता है 1.4 से 1.8 किलोग्राम के बीच में होता है, वो भी किसमें, पुरुषों में, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद यकृत का भार महिलाओं में कितना होता है, तो महिलाओं में 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है। चलिए अगला देखना, सबसे व्यस्त मानव अंग, ये भी आपको पता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पता है, तो क्या होता है आपका हार्ट, जो हमेशा क्या करता रहता है, बीटिंग करता रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपकी, यकृत, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी होती है, यकृत। अब सॉरी यकृत, ठीक है ना, जो आपका क्या होता है दोस्तों, लीवर, ठीक है, जो आपका लीवर होता है ये हमारी बॉडी का क्या होता है, सबसे, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब जो यकृत होता है। चलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी बॉडी में सबसे क्या बोलते हैं, छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ग्रंथि के नाम से, मास्टर ग्रंथि। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, हमारी बॉडी में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा, दोस्तों आपका जवाब क्या होगा, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों इसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, तो चाहे आप इसको पीयूष ग्रंथि बोलो, चाहे आप इसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलो, चाहे आप इसको मास्टर ग्रंथि बोलो, चाहे सबसे छोटी ग्रंथि बोलो। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है, आगे आपको बोल रहा है यहाँ पर सर्वाधिक
पुनरुद्भवन की क्षमता, तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, किसमें होती है? वो लीवर में ही होती है। उसके बाद सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। किसमें होती है? मस्तिष्क में। उसके बाद शरीर का सबसे कठोर भाग, तो शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है दोस्तों? हमारा जो दांत होता है, दांत का सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट होता है, जो लेयर होती है, उसी को बोला जाता है एनिमल, और यही सबसे ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला आपका क्या कह रहा है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। तो उसके बाद शरीर का सामान्य तापमान, तो शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 मतलब डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 या फिर 98.6 भी दिया होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आप देखते होंगे जी ये सब आपका केल्विन और डिग्री सेल्सियस ये सब हैं क्या आखिरकार। तो दोस्तों आपको बता दें, आप सबको पता होगा कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, मीन जो ताप होता है, तो ये सब ताप के क्या है? यूनिट है। ताप के क्या है? मात्रक है, मतलब यूनिट। तो जो ताप होता है, ठीक, उसको हम लोग इसमें मापते हैं। किसमें मापते हैं दोस्तों? केल्विन में मापते हैं। ठीक है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। फ़ारेनहाइट में, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद डिग्री सेल्सियस में, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और क्या नाम से केल्विन में क्या संबंध है। तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में मान लो कुछ दिया है, मान लो आपको 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, कोई बोलो आपको क्या दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछे कि इसको जो है केल्विन बदलो, तो केल्विन बदलने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, केल्विन बदलने का सूत्र क्या होता है? तो केल्विन बदलने का सूत्र होता है दोस्तों, जो आप केल्विन बदलोगे तो क्या करोगे? इसमें 273 प्लस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो होती है उसको आप जोड़ देंगे। तो अगर हमने यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस लिया है, ठीक है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 प्लस 20 डिग्री, अभी कितना हो जाएगा केल्विन? तो कितना हो जाएगा? 293 आपका केल्विन में हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? तो सूत्र होता है दोस्तों C/5 इक्वल F-32/9। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसका निकालने का? आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में निकालने का। और इसमें से अगर आपको एक पता हो जाए, ठीक है, इसमें से अगर आपको पता हो जाए तो जाहिर सी बात है आपको क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा के का मान भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्या होता है कि पूछता है कौन सा ऐसा मान है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? दोनों बराबर होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर आपका -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है वो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दोनों क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे आपका क्या कह रहा है? शरीर में रुधिर की मात्रा, तो शरीर में रुधिर की जो मात्रा होती है वो 5.5 लीटर, मतलब कि हमारे अगर कोई आदमी स्वस्थ है तो उसके 6 से 7%, ठीक है, उसके भार का 6 से 7% ब्लड होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है वो कितना होता है? 6 से 7% होता है उसके भार का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आपका क्या कह रहा है? आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी क्या आपका? रेड ब्लड कॉर्पकल्स। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पकल्स, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लाल रुधिर कणिकाएं। इसको हम क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं, मतलब रेड ब्लड कॉर्पकल्स। तो इनका जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो इनका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। उसके बाद वहीं आपसे पूछ रहा है WBC, मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पकल्स, इसको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो इसका जो जीवन काल होता है दोस्तों 2 से 5 दिन होता है, बहुत कम होता है इसका, अगर आरबीसी की तुलना में इसका, अगर आरबीसी से इसकी तुलना करें तो। चलिए अब अगला आपका क्या बोल रहा है? ठीक है, अगला आपका क्या बोल रहा है दोस्तों? ठीक है ना, अगला आपका क्या बोल रहा है? जरा ध्यान से देखिए। अगला आपका बोल रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है? रुधिर का थक्का बनने का समय, तो रुधिर का थक्का बनने का समय क्या क्या होता, कितना होता है? 3 से 6 मिनट होता है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में जो होता है ब्लड की क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो बाय द वे थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाती है तो ब्लड क्या होता है? हमारी बॉडी से पूरा निकल जाता है, और इसकी वजह से फिर हमारा जब पूरा ब्लड निकल जाता है तो फिर वहाँ पर बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आप बोलोगे विटामिन के बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए
अगर बॉडी में हमारे रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों उस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया। उस रोग को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस रोग का नाम है हीमोफीलिया। ठीक है, आप लोग को ये बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है सर्वग्राही रुधिर वर्ग। तो सर्वग्राही मतलब जो हर ग्रुप से ले सकता है ब्लड, वो आपका कौन सा होता है? AB ग्रुप होता है। उसके बाद सर्वदाता कौन सा होता है? सर्वदाता आपका O होता है। ठीक है, उसके बाद सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? 120 से 80 Hg होता है। मतलब जो हमारा सिस्टोल होता है, ठीक है, जो हमारा सिस्टोल होता है वो कितना होता है? 120 होता है। और जो डायस्टोल होता है वो कितना होता है? 80 होता है। इसका मतलब संकुचन और प्रकुंचन, तो संकुचन का 120 और प्रकुंचन का कितना होता है? 80 Hg होता है। ये क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी का मतलब जो होता है एक तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन, जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है उसका। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है आपका? अगला आपका क्या कह रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला आपका क्या कह रहा है? हृदय गति। तो हृदय गति जो होती है 72 बार 1 मिनट में होती है, वो सब आपको पता है। वृक्क का भार, जो हमारी किडनी होती है, उसका भार कितना होता है? 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1220 से 1400 ग्राम होता है। उसके बाद क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या। तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है कितना? 12 जोड़ी। कितना है? 12 जोड़ी। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है आपसे? आपसे ये बोल रहा है कि स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो इसका 31 जोड़ी। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, नर्वस सेल जो होती है। उसके बाद सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। चलिए, तो आई होप आप सभी को, ठीक है, आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और जो भी मेरा भाई बहन, ठीक है, जो भी मेरे भाई पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर लीजिएगा, और वो भी ऑल वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप लोग को क्लास कैसी लगी? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।